आज का जो हमारा टॉपिक है वो गेटिंग फूड है कि हम किन किन तरीक़ों से फ़ूड को ले सकते हैं। अब एंथ्रोपोलॉजी में आप सोच रहे होंगे कि फ़ूड का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब सोसाइटी बनती है तो उसके साथ हमारा कल्चर डेवलप होता है, उसके साथ हमारे जो ग्रुप्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बनती हैं। तो सबसे पहले इंसान को जो बेसिक नीड्स में सबसे पहले इंसान को ज़रूरत होती है, वो फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि खुराक के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो यही आपको इसके इंट्रोडक्शन में भी बताया जा रहा है कि बाकी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सोशल कंट्रोल है, आपका डिफेंस है, और इसके अलावा और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन है या फिर ट्रांसपोरेशन है, और भी सच अदर थिंग्स इम्पोर्टेंट है। लेकिन फूड इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो फूड गेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस समझी जाती है, उनको ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है अदर एक्टिविटीज़ की निस्बत। अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, सोशल कंट्रोल हो गया, डिफेंस हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इन सब कामों को करने के लिए, जैसे कि सोशल कंट्रोल है या एक्सटर्नल और आपका इंटरनल, आपको कोई थ्रेट है उसके लिए आपका डिफेंस है, ये सब आप एक्टिविटीज़ तब परफॉर्म कर सकते हो जब आपके पास एनर्जी होगी। और आपके पास एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। एक वो तरीका जिसमें सोसाइटी अपना फूड गेट करती है, वो स्ट्रॉन्गली प्रिडिक्ट करता है कि उस कल्चर का एक्सपेक्ट क्या है। जैसे डिफरेंट जो कल्चर्स होते हैं, उनके डिफरेंट फूड्स होते हैं। जैसे पंजाबी लोगों के खाने डिफरेंट होते हैं, सिंधी लोगों के खाने डिफरेंट होते हैं। हमारे इधर पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी डिशेज़ हैं जो कि नहीं खाई जाती यूरोपियन कंट्रीज़ में, और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत से ऐसे डिशेज़ हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं खाई जाती। जैसे आपने सुना होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्रॉग और वो हलाल चीज़ों को इतना कंसीडर नहीं करते हैं, उनके लिए सिर्फ सर्वाइवल ज़रूरी है, जिससे वहाँ पे फ्रॉग इजीली आपको अवेलेबल होता है। या बहुत सी और भी किस्म के इंसेक्ट्स हैं और बहुत सी एनिमल्स हैं जो कि आपको वो अवेलेबल होती हैं खाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में वो उनको खाना एक गलत तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान में जानवरों में सिर्फ आपको जो आप दूध देने वाले मैमल्स हैं, सिर्फ उनको आपको ज़िबा करके खा सकते हो। तो कहने का ये मतलब है कि जैसी आपकी कल्चरल और आपकी रिलीजियस नॉर्म्स हैं, वो मिलके आपको फूड को और उनके मेथड्स को, कि वो किस तरह कुक करना है और किस तरीके से आपने लेना है, उसे कच्चा लेना है या उसे पका के लेना है, ये उस पे डिपेंड करता है। फिर बताया जा रहा है कि ये जो फूड गेटिंग का जो मेथड है, ये स्ट्रॉन्गली आपके प्रिडिक्ट करता है आपके कल्चरल एस्पेक्ट्स को। ये आपके कम्युनिटी साइज़ पे डिपेंड करता है, परमानेंट ऑफ सेटलमेंट पे डिपेंड करता है, इकोनॉमी पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे, और स्टाइल और रिलीजियस बिलीफ पे। जैसे रिलीजियस बिलीफ में मैंने आपको अभी बताया है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में गायें ईद उल अज़हा पे कुर्बान की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में गाय की कुर्बानी करना, वो बहुत इसको गलत बात तस्वर करते हैं, क्योंकि वो गाय की पूजा करते हैं। तो ये जो हमारे रिलीजियस बिलीव्स हैं, ये मिलके हमारे फूड के मेथड्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। मिलियन ऑफ ईयर्स से ह्यूमन के बहुत से डिफरेंट मेथड्स हैं कि जिनकी वजह से वो फूड ले अपना कलेक्ट कर सकते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा गैदरिंग फूड वो गैदर करते हैं प्लांट्स के ज़रिए और एनिमल्स के ज़रिए, कि एनिमल्स को वो हंट करके और प्लांट्स और फिशिंग वगैरह करके वो जो अपना फूड है वो गेट करते हैं। एग्रीकल्चर एक रीसेंट फिनोमिना है, लेकिन इससे पहले इंसान क्या करता था, जब वो गाँवों में रहता था तो वो ऐसे पौधे या ऐसे दरख्त उगाता था जो कि वो इजीली खा सकता हो, और ऐसे जानवरों की मसलन मुर्गियाँ, बकरियाँ और ऐसे जानवरों की आपको आपको देखने को मिलेगा कि पेडिस्ट्रिएशन होती थी, कि जिनका दूध भी यूज़ कर सकता हो और जिनको अपनी खुराक में इजीली ले सकता हो। फूड कलेक्शन का बताया जा रहा है कि ये जनरली डिफ़ाइन करता है सब्सिस्टेंस टेक्नोलॉजी को, कि जिस किस्म का सोसाइटी में लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, उसी हिसाब से फूड गेटिंग होती है। ये नेचुरली डिपेंड करता है आपके रिसोर्सेज पे,
कि आपके पास वाइल्ड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। जैसे हमारे पास पाकिस्तान में जिस किस्म की लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होगी उसी तरीके से हम फूड की कलेक्शन को आगे फर्दर ग्रो करवा सकेंगे। जो ह्यूमंस हैं वो फूड आज से नहीं बल्कि हिस्ट्री में 10,000 ईयर्स अगो से भी पहले इंसान फूड कलेक्ट कर रहा है। इसमें डिफरेंट वो तरीके यूज़ करते थे, जैसे गोश्त को रिज़र्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स थे, और खुराक को और दूध वगैरह को रिज़र्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते थे हिस्ट्री में। इसी तरह बताया जा रहा है कि जो फूड कलेक्टर्स होते हैं, जो फूड को इकट्ठा करते हैं, उनको फोर्जर्स और हंटर गैदरर्स कहा जाता है। फोर्जर्स बेटा वो होते हैं जो कि आप इजी वर्ड्स में किसान समझ सकते हो, आप अपना फार्मर समझ सकते हो, जो कि फसल उगाता है और फिर उसमें से जो अनाज निकलता है उसको इकट्ठा करता है, उसको हम फोर्जर कहते हैं। हंटर गैदरर्स वो होते हैं जो एनिमल्स को हंट करते हैं और फिर जो उससे हमें मीट वगैरह मिलता है या और जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं उसको गेन करते हैं। तो बेसिकली फोर्जर्स आपके किसान होते हैं और हंटर गैदरर्स आपके, आप कह सकते हैं कि शिकारी होते हैं। प्रेजेंट वर्ल्ड में भी ये डिफरेंट तरीके से इनको डिफरेंट मार्जिनल एरियाज़ के साथ, मसलन डेजर्ट में और डेंस जहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ पे टेम्परेचर होता है वहाँ पे कुछ खासियत होती है कि वहाँ पे ज़्यादा फसल होगी या ज़्यादा यहाँ पे एनिमल होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब को ज़्यादातर पाकिस्तान में ज़रख़ेज़ समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फसल पैदा होती है वो पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में कम होती है। अब मुल्तान में देखिए, मुल्तान में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे मैंगो की जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो यही बता रहा है कि हर जो एरिया होता है उसकी करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से कुछ ख़ास किस्म की आपके पास फूड, या वो फूड या तो एनिमल भी हो सकते हैं या फिर आपके वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह भी हो सकते हैं, वो उसके साथ स्पेसिफाई होते हैं। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि किस तरह ये फूड कलेक्टिंग अवेलेबल है सोसाइटीज़ में, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हेल्प करती है कि जो ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं पास्ट के, वो कैसे लोग आज भी किसानों की तरह वो आज भी अपना जो फूड है वो कलेक्ट करके रख सकते हैं। इन ऑब्जर्वेशन को करने के लिए जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो 3 रीज़न्स को मेनली कंसर्न करते हैं। इनमें सबसे पहले बताई गई है कि जो अर्ली फॉर्जर्स थे वो ज़्यादातर हर किस्म के जो इन्वायरमेंट्स थे उनमें रहते थे। इसमें बहुत ज़्यादा बॉन्टिफुल वंस भी थे, रिसेंट भी थे, कंटेम्प्रेरी भी थे। फॉर्जर जो थे वो मार्जिनल एरियाज़ में ज़्यादातर रहते थे। कंटेम्प्रेरी फॉर्जर्स वो थे जो पास्ट में होते थे, जिनका मतलब ये होता था कि वो बिहेव करेंगे और एक्ट करेंगे लाइक के अर्ली फॉर्जर्स के। जो अर्ली फॉर्जर्स थे, जिसमें आप कंटेम्प्रेरी वर्ड से पहले परमानेंट वर्ड में ले सकते हैं, इसमें जो उनका रहन सहन था वो उसको कॉपी करते थे। वक्त के साथ साथ जैसे ही टेक्नोलॉजी आई ये इवॉल्व होते गए। ठीक है, इंटर सोसाइटी रिलेशनशिप थर्ड पे इसने बताया हुआ है कि रिसेंट में क्या हो रहा है कि डिफरेंट जो सोसाइटीज़ आपस में जिनके रिलेशंस हैं, जो पास्ट में भी था, रिसेंट और कंटेम्प्रेरी फॉर्जर्स क्या करते थे कि वो अपने रिलेशंस को डिफरेंट सोसाइटीज़ में यूज़ करते थे, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करते, जो कि 10,000 ईयर्स पहले आपको बताया जा रहा है कि ये एग्जिस्ट करते थे। जैसे एग्रीकल्चरलिस्ट, पेस्ट्रोलिट्स एंड स्टेट सोसाइटीज़। पेस्ट्रोलिट्स वो होता है कि पेस्ट्रोलिट वो मेथड होता है जिसमें आप जो आपके एनिमल्स हैं उनको अपने घर में उनकी, जैसे पौधों की हम इम्प्लांटेशन करते हैं ना, अपने घर में उगाते हैं, ऐसे ही जानवरों की देखभाल भी घर में की जाती थी। जैसे मुर्गी खाना होता है, वहाँ पे मुर्गियों को ज़्यादा मुर्गियाँ इकट्ठी की जाती हैं और उनसे फिर उनसे फिर अंडे और हमें गोश्त मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो पेस्ट्रोलिट्स हैं वो भी डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनको, डिफरेंट एनिमल्स को वो अपने घर में पेस्ट्रोलिट्स करते थे। केस स्टडी बताई जा रही है फॉर्जर्स की, ये आपको अलास्का की केस स्टडी बताई जा रही है
कि ये रिसेंट और कंटेम्प्रेरी फोर्जर्स थे। इनमें ज़्यादातर हंटर गैदरर्स थे जो कि वाइल्ड प्लांट से इनकी डाइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट कंसीडर किया जाता था। उनसे अपना फूड कलेक्ट करते थे। वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते थे जिनमें इनमें जो मैमल्स हैं जैसे कि फ़िश हो गया और डिफरेंट मैमल्स जैसे बकरी हो गई या मुर्गी हो गई, उनको वो यूज़ करते थे एज अ सोर्स अपनी फूड कलेक्शन के लिए। जो यूज़फुल टेक्निक थी, जो यूजुअल वो टेक्निक यूज़ करते थे, वो ये थी कि वो हंट करते थे किसी मैमल को और फिर क्या करते थे कि हार्पून के साथ उसको सी में मैमल्स को देखते थे कि वो किधर उनको मिल सकते हैं। लेकिन जब जो समंदर था वो फ्रोज हो जाता था, तो वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते थे ताकि उनको पता चल जाए कि जो फिशेस हैं या जो समंदर में पाए जाने वाले मैमल्स हैं, उनकी ब्रीथ उनको कहाँ पे मिल सकती है। तो वो इसके लिए ब्रीथिंग होल्स बनाते थे जहाँ पे समंदर में उन्हें हवा जहाँ पे फील होती थी वहाँ पे वो शिकार करते थे। फिशिंग के लिए बताया जा रहा है कि ये भी डिफरेंट टेक्निक्स इसके लिए भी यूज़ की जाती थी, जैसे कि हुक यूज़ किया जाता था, लाइन यूज़ की जाती थी। इसके लिए भी डिफरेंट उन्होंने टेक्निक्स का बताया हुआ है कि टेक्निक्स यूज़ करके फ़िशिंग भी की जाती थी। रिलेटेड जो फैमिलीज़ थी वो आपस में मिलजुल के रहती थी और जब उन्होंने कहीं पे मूव करना होता था तो वो कैंप्स की शक्ल में मूव करते थे ताकि वो बेटर प्लेस फाइंड कर सकें जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुराक मिल सके। नेक्स्ट आपको जनरल फीचर्स बताए जा रहे हैं फूड कलेक्शन के। सॉरी, कि जो मोस्ट स्मॉल कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर आपकी सरप्लस आपकी कम्युनिटीज़ रह रही होती हैं। वहाँ पे नोमैडिक लाइफस्टाइल होता है, परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता। नोमैडिक लाइफस्टाइल वो लाइफस्टाइल होता है जिसमें बेटा आप अपने परमानेंट हाउसेस नहीं बनाते। अक्सर आपने देखा होगा जो आप लोग जिनको कहते हो खाना बदोश, कि मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह फूड की तलाश में चलते फिरते लोग रहते रहते हैं। जहाँ पे भी उन्हें फूड की ज़्यादा सोर्सेज मिलते हैं वो वहाँ पे अपना कैंप बना लेते हैं। उनको हम नोमैडिक कहते हैं। ऐसी सोसाइटीज़ में नोमैडिक लाइफस्टाइल ज़्यादा होता है परमानेंट लाइफस्टाइल की निस्बत। यहाँ पे किसी का भी इंडिविजुअल लैंड राइट नहीं होता, बल्कि जो लैंड होती है उस पे आपका कलेक्टिव राइट होता है। जो ज़्यादा काम करता है उसी को उसी उसी हिसाब से उसको फूड मिलता है। जो डिफरेंट क्लासेस थे लोगों की, उनकी सोशल इनइक्वालिटी इस वजह से बहुत कम थी, क्योंकि जो आपकी लैंड थी उस पे आपका कलेक्टिव राइट था। उस पे सबके पास एक जितना कह लें कि राइट था कि सबके पास 50% या 100% जितने परसेंट भी राइट मिलता था वो सबको इक्वली मिलता था, इसलिए सोशल इनइक्वालिटी बहुत कम थी। डिवीजन ऑफ लेबर आपकी एज और आपके जेंडर पे बेस करती थी कि जो ज़्यादातर आदमी हैं वो हंटिंग करेंगे, ठीक है, और फिशिंग इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। और जो वुमेन है वो यूजुअली क्या करेंगी कि जो वाइल्ड प्लांट हैं उनके ज़रिए से फूड को कलेक्ट करेंगी। गैदरिंग का बताया जा रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड गेटिंग एक्टिविटी थी जिसमें डिफरेंट मेथड यूज़ करके फूड कलेक्ट किया जाता था। जो आदमी था वो यूजुअली कंट्रीब्यूट करता था फूड गेटिंग में, क्योंकि हंटिंग और फिशिंग ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर था इन सोसाइटीज़ में। तो जो मेन सोर्स था वो फिशिंग और हंटिंग था, इसलिए जो मेल्स थे उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फूड कलेक्शन के लिए। फूड कलेक्टिंग वे ऑफ लाइफ था डिफरेंट तरीके से, क्योंकि मूव करने के लिए जब आपके पास कैंप्स होते थे तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। इसमें आपको बहुत से साल भी लग जाते थे, क्योंकि ये जो आप जहाँ पे आपको ज़्यादा फूड मिलता था वहीं पे अभी वो कैंप लगा लेते थे। जो फोर्जर्स होते थे वो ज़्यादातर लेयर फील करते थे देन एग्रीकल्चरलिस्ट के तौर पे। ये बेटा आपका आज का लेक्चर था। इसमें आपने गेटिंग फूड का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, फूड कलेक्शन पढ़ा है, केस स्टडी पढ़ा है और जनरल फीचर्स ऑफ फूड पढ़ा है। इसमें अरूज आपको कुछ समझ नहीं आई तो बेटा पूछ लें। इसमें आपको ना आज वाली सोसाइटी के नहीं बल्कि
पहले वाली जो नोमैडिक लाइफ थी ना, उसके फीचर्स बताए जा रहे हैं, उसकी आपको करैक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं कि जब स्मॉल कम्युनिटीज़ में इंसान रहता था ना, तो ज़्यादा परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी। जैसे अभी हम अपना परमानेंट घर बना लेते हैं लाहौर में या इस्लामाबाद में, सारी ज़िंदगी वहीं पे अपनी गुजार देते हैं। वो ये बता रहे हैं कि उन सोसाइटीज़ में लोग ज़्यादा नोमैडिक तरीके से रहते थे, मतलब जहाँ पे उन्हें अपने खुराक के ज़्यादा रिसोर्सेज नज़र आते थे, वो वहीं पे रहना शुरू कर देते थे। जैसे हमारे खाना बदोश है ना, कि जहाँ पे उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, वो वहीं पे कैंप लगा लेते हैं। थर्ड इनकी करैक्टरिस्टिक बताई जा रही है कि इसमें आपका इंडिविजुअल का कोई भी लैंड राइट नहीं था, क्योंकि जैसे अभी मैं कहूँ कि ये ज़मीन मेरी है, मेरी उसके पास मेरे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई भी अपनी फसल नहीं लगा सकता सिवाय मेरे। ठीक है, उस उन सोसाइटीज़ में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था। कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में, उन सोसाइटीज़ में आपके पास इक्वल राइट्स था। मतलब लाहौर में जितने वाले, फॉर एग्जांपल अगर हम नोमैडिक लाइफ की एग्जांपल दें, तो लाहौर में जितने रहने वाले लोग हैं उनके पास इक्वल राइट होगा कि जितने भी लाहौर के आसपास के गांव या जहाँ पे फसल काश्त हो सकती है, वहाँ पे उनके पास इक्वल राइट होगा कि वो सब उस लैंड को यूज़ कर सकते हैं, कि वहाँ पे वो डिफरेंट वेजिटेबल्स को ग्रो करवा सकते हैं, फ्रूट्स लगा सकते हैं। ठीक है, वो कलेक्टिव राइट था। कलेक्टिव राइट होने की वजह से वहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी बहुत कम थी। डिवीजन ऑफ लेबर आपकी एज और जेंडर के लिहाज से था, मतलब जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनको कम काम दिया जाता था, और जो मेल्स हैं वो ज़्यादा हंटिंग और फिशिंग का काम करते थे, जबकि जो फीमेल्स हैं वो आसपास के जो अपने इलाके हैं वहाँ से वाइल्ड जो प्लांट हैं, जो ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जो खा सकते हैं, उनको कलेक्ट करती थी। जो गैदरिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था, वो आपकी एक्टिविटीज़ में डिफरेंट तरीके से फूड कलेक्ट करना था। इसमें जो कंट्रीब्यूट था ज़्यादातर वो मेल्स का होता था, क्योंकि इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में फ़िशिंग और हंटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। फिर फूड कलेक्टिंग का बताया जा रहा है कि ये लाइफ में इसलिए डिफ़िकल्ट था क्योंकि कैंप में जब आप सफ़र करते हो तो आपको साल भी लग जाते हैं उन उन उस जगह को ढूंढने के लिए जहाँ पे आपको फूड के ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सकें। इसमें जो फोर्जर्स थे, जो किसान थे, उनके पास ज़्यादा लेयर होती थी उस टाइम के तौर पे, जितनी आज हमारे एग्रीकल्चर्स के तौर पे है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो उस टाइम का जो फोर्जर था, वो आज के जो एग्रीकल्चर हैं उससे ज़्यादा वो खुशहाल भी था, उससे ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन भी होती थी। आज समझ आ गया बेटा? फूड कलेक्शन पॉइंट नंबर 3, इसमें आपको इंटर सोसाइटी रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि क्या होता था कि जो डिफरेंट सोसाइटीज़ होती थी, जैसे पाकिस्तान और भारत है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही इंटर रिलेशनशिप पास्ट में भी होते थे। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे सोसाइटी में अगर हम पंजाबी लोग हैं तो हम ज़्यादा वेजिटेबल पे काम कर रहे हैं, और सिंधी लोग ज़्यादा फ़िशिंग पे काम कर रहे हैं, तो हम एक्सचेंज कर लेते थे फूड को। हम उन्हें अपनी वेजिटेबल और फ्रूट दे देते थे, वो हमें फ़िशेस दे देते थे। तो वो यही बता रहे हैं कि इसी रिसेंट की तरह जो कंटेम्प्रेरी फोर्जर्स थे, उनके भी ऐसे रिलेशनशिप थे डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ, जो कि एग्ज़िस्ट नहीं अब करते हैं, जो कि 1000 ईयर्स पहले अगो जो एग्ज़िस्ट करते थे, और वो आपस में ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। इसमें आपको एग्रीकल्चरलिस्ट का बताया जा रहा है, पेस्टोरलिस्ट का बताया जा रहा है, और स्टेट सोसाइटीज़ का बताया जा रहा है। इसमें एग्रीकल्चर के थ्रू आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, कि आप डिफरेंट वेजिटेबल और फूड को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, और एनिमल्स के ज़रिए भी करते थे। समझ आ गया बेटा? ओके बेटा, मैं क्लास एंड करने लगी हूँ। अल्लाह हाफिज़।